हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न लग्नों और उनमें सारे ग्रहों की दशाओं के रिजल्ट्स के बारे में। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सिद्धांत या नियम जान लेते हैं। महर्षि पराशर ने ग्रहों को 4 श्रेणियों यानी कि कैटेगरीज में डाला है। पहली श्रेणी वह है जो सदा शुभ फल देते हैं। दूसरी श्रेणी वह ग्रह है जो सदा अशुभ फल देते हैं। तीसरी श्रेणी वह ग्रह हैं जो सदा तटस्थ रहते हैं यानी कि न्यूट्रल रहते हैं। और चौथी श्रेणी वह है जो कभी शुभ और कभी अशुभ फल देते हैं। पहली श्रेणी अर्थात सदा शुभ फल देने वालों में त्रिकोण के स्वामियों का समावेश होता है। कुंडली में त्रिकोण भाव प्रथम भाव, पंचम भाव तथा नवम भाव हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस हैं। इन भावों के स्वामी यदि नैसर्गिक पापी ग्रह जैसे मंगल, शनि हो तब भी वो अपनी दशा भुक्ति में अच्छा फल देते हैं। यदि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र आदि हो तो और भी अच्छे फल देते हैं। दूसरी श्रेणी में अर्थात सदा अशुभ फल देने वालों में तृतीय, षष्ठ, अष्टम और एकादश भाव के स्वामियों का समावेश होता है। इन भावों के स्वामी यदि नैसर्गिक शुभ जैसे गुरु, शुक्र आदि भी हों तब भी वो अशुभ फल देते हैं। और यदि नैसर्गिक पापी ग्रह जैसे मंगल, शनि आदि हों तो ये अशुभता और बढ़ाते हैं। परंतु मेरा यह मानना है कि एकादश भाव का स्वामी स्वास्थ्य के संबंध में तो अशुभ होता है, परंतु आय यानी इनकम के संबंध में नहीं, यानी कि यह आय और इनकम के मामले में अच्छा फल देता है। तीसरी श्रेणी अर्थात सदा न्यूट्रल रहने वाले ग्रहों में केंद्र के स्वामियों का समावेश होता है, जैसे कि चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भाव, यानी कि फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस लॉर्ड्स। यदि केंद्र का स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र आदि हों तो वो अपनी नैसर्गिक शुभता को खोकर न्यूट्रल हो जाते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह अशुभ रूप से ही काम करें। यदि केंद्र का स्वामी नैसर्गिक पापी ग्रह जैसे मंगल, शनि आदि हों तो वो अपने नैसर्गिक पाप प्रभाव को छोड़कर न्यूट्रल हो जाते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह सदा शुभ फल में ही काम करेंगे। चतुर्थ श्रेणी अर्थात वह ग्रह जो कभी शुभ और कभी अशुभ फल देते हैं, वे वह हैं जो कि कुंडली के द्वितीय तथा द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि सेकंड और 12th लॉर्ड के मालिक हैं। महर्षि पराशर का कहना है कि द्वादश भाव के स्वामी की महादशा में योग कारक ग्रह की भुक्ति में राजयोग का फल करती है। भाव यह है कि इस शुभ फल में द्वादशेश की महादशा कोई अड़चन उत्पन्न नहीं करती है। आगे बढ़ने से पहले एक और सिद्धांत या रूल को समझते हैं। ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशियों के हिसाब से परिणाम देते हैं। जैसे कि किसी लगन कुंडली में कोई ग्रह लग्न और अष्टम भाव का स्वामी है और यदि लग्न भाव की राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है तो वो लग्न भाव से जुड़े अच्छे नतीजे देगा और अष्टम भाव से रिलेटेड नेगेटिव फल कम हो जाएंगे। इसी रूल के हिसाब से या इसी सिद्धांत के हिसाब से अगर किसी लग्न कुंडली में कोई ग्रह लग्न और अष्टम भाव का लॉर्ड है और यदि अष्टम भाव की राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है तो वो अष्टम भाव से जुड़े रिजल्ट्स देगा और लग्न भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स या पॉजिटिव फल थोड़े कम हो जाएंगे। इन्हीं सिद्धांतों या रूल से प्रेरित होकर आइए जानते हैं कि विभिन्न लग्नों में ग्रहों की महादशाओं के क्या नतीजे हो सकते हैं। शुरू करने से पहले यह समझ लीजिए कि यह जनरल यानी कि सामान्य रिजल्ट्स हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी गरिमा यानी कि डिग्निटी सटीक नतीजे बताती है। तो आइए अब शुरू करते हैं मेष लग्न वालों से। सूर्य मेष लग्न वालों के लिए पंचमेश होते हैं, अर्थात एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं। अतः सूर्य नैसर्गिक क्रूर होते हुए भी शुभ फल देंगे। इनकी दशा अथवा भुक्ति पंचम भाव से जुड़े हुए अच्छे नतीजे देती है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति, शुभ मंत्र शक्ति यानी कि मंत्र साधना, कंपटीशन में सक्सेस, गवर्नमेंट की कृपा दृष्टि यानी कि गवर्नमेंट से फेवर और पॉपुलैरिटी जैसी चीज़ों को दिलवाती है। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर सूर्य का बलवान होना अनिवार्य है। चंद्र नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर चंद्र का चतुर्थ केंद्र का स्वामी होना चंद्र की शुभता को कम करता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि चंद्र 4th लॉर्ड है तो यह न्यूट्रल हो जाता है।
तो यानी कि इसकी शुभता थोड़ी कम हो जाती है। परंतु यदि चंद्र पक्ष में बली हो यानी कि सूर्य से दूर हो और शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फल करेंगे, और यदि पक्ष में बली नहीं है यानी कि सूर्य के पास है या फिर पाप युक्त यानी कि मैलेफिक कंजंक्शन या पाप दृष्ट यानी कि मैलेफिक एस्पेक्ट है तो अशुभ फल देने वाले होंगे। चंद्र चतुर्थ भाव संबंधी तथा अपने कारक तक संबंधी शुभ अशुभ घटनाओं को सृष्ट करेंगे। मंगल, मेष लग्न में मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। 8वां भाव बहुत अनिष्टकारी है, परंतु पहला भाव केंद्र और त्रिकोण का होने के नाते बहुत ही उत्तम और राजयोगकारी है। 8वां भाव इतना अनिष्टकारी नहीं है जितना कि पहला भाव शुभकारी है। इसके अतिरिक्त मंगल की मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ने से मंगल लग्न का ही फल करेंगे, अतः अंतिम परिणाम में मेष लग्न वालों के लिए मंगल बहुत शुभकारी और योग कारक माने गए हैं। बुध, मेष लग्न में बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। पराशरी नियमों के अनुसार इन दोनों भावों का आधिपत्य अनिष्टकारी है यानी कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, अतः बुध अशुभ फल देते हैं। जितने जितने बुध बलवान होंगे उतना उतना आर्थिक अनिष्ट होगा यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। जितने जितने बुध निर्बल होंगे उतना उतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में हानिकारक होंगे, लेकिन धन के क्षेत्र में लाभ कर देंगे। लेकिन भाई बहनों के विषय में निर्बल बुध अच्छा सिद्ध नहीं होगा, अर्थात उनके जीवन तथा उनकी संख्याओं को कम करने वाला होगा। बृहस्पति, मेष लग्न में गुरु नवम और द्वादश भावों के स्वामी बनते हैं। द्वादशापति यानी कि 12th लॉर्ड होने के कारण गुरु अपनी दूसरी राशि के भाव अर्थात नवम भाव संबंधी फल देंगे, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में आ रही है। अतः यदि गुरु बलवान हुए तो गवर्नमेंट की ओर से कृपा, धर्म में रुचि यानी रिलीजियसनेस, ऊंचे विचार, बिजनेस में उन्नति, कोई दैवीय लाभ और 9th भाव से जुड़ी सारी पॉजिटिव घटनाएं घटेंगी। और यदि बृहस्पति निर्बल हुए तो गवर्नमेंट से विरोध, गुरुजनों या मेंटर से विरोध, धर्म में अरुचि और भाग्य में हानि होगी। शुक्र, मेष लग्न में शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी होने के नाते शुक्र अपनी अन्य राशि अर्थात 7वें भाव के संबंधी में रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो कि तुला है 7वें भाव में पड़ती है। अतः यदि शुक्र बलवान हुए तो शुभ ग्रह के केंद्र के स्वामी होने के कारण शुभ नहीं रहेंगे। इसीलिए शुक्र के आर्थिक क्षेत्र में अच्छा फल करने के लिए आवश्यक होगा कि उन पर अशुभ प्रभाव, युति या दृष्टि ना हो। शनि, मेष लग्न वालों के लिए शनि दशम तथा एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। दशम भाव केंद्र का स्वामी होने के कारण शनि की नैसर्गिक अशुभता कम होती है, परंतु शनि पुनः एकादश भाव के स्वामी हैं जो अभिष्ट नहीं है, जो कि अच्छा नहीं माना गया है। और शनि की मूल त्रिकोण राशि भी एकादश स्थान पर आती है जो कि कुंभ है। अतः पराशरी नियमों के अनुसार शनि एक पापी ग्रह माने जाएंगे, लेकिन मेरे विचार में यदि अगर शनि बलवान है तो यह फाइनेंशियली यानी रुपए पैसे के विषय में लाभदायक होंगे, लेकिन हेल्थ के मामले में थोड़ा सा दिक्कत देंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह का केंद्र का भाव का स्वामी होना सूर्य की क्रूरता को दूर कर देता है, और इसलिए सूर्य पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव सुख, जायदाद, गृह, वाहन में समृद्धि करेगा। और सूर्य यदि निर्बल हुए तथा पाप युक्त अथवा पाप दृष्ट हुए तो शरीर में व्याधि, दुख, मानसिक क्लेश, कलह, शत्रुता, वाहन हानि, गृह हानि, गवर्नमेंट से अपोजिशन आदि कराते हैं। चंद्र यहाँ पर तृतीयेश हो जाते हैं यानी कि थर्ड लॉर्ड को अशुभ माना गया है। यदि चंद्र पाप युक्त, पाप दृष्ट और निर्बल हुए तो विपरीत राजयोग बना देंगे, अर्थात बहुत धन देंगे, और यदि बलवान हुए तो साधारण फल देंगे। मंगल द्वादश तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं। द्वादशेश यानी कि 12th लॉर्ड होने के कारण मंगल अपनी दूसरी राशि अर्थात वृश्चिक के भाव से अर्थात 7th हाउस रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि मंगल एक नैसर्गिक पापी ग्रह हैं
और केंद्र भाव के स्वामी भी हैं तो इनमें अशुभता थोड़ी कम हो जाएगी। अतः यह थोड़े से भी शुभ युक्त अथवा शुभ दृष्ट यानी कि पॉजिटिवली एस्पेक्टेड हुए तो शुभ फल करेंगे। और यदि मंगल पर पाप प्रभाव हुआ तो बिजनेस में, गवर्नमेंट से, और 7th हाउस के सिग्निफिकेंस के लिए मंगल हानिकारक सिद्ध होंगे और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की भी हानि करेंगे। बुध, वृषभ लगन हो तो बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। सेकंड लॉर्ड यानी कि द्वितीयाधिपति होने के कारण बुध अपनी दूसरी राशि अर्थात पंचम भाव के घर का फल करेंगे, अर्थात बहुत शुभ फल करेंगे, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर जो कन्या है पंचम भाव में ही आ रही है। लेकिन इनका बलवान होना बहुत आवश्यक है। यदि ये निर्बल हुए तो बुद्धि की हानि, परीक्षा में असफलता और किसी भी प्लानिंग या योजना में असफलता और पंचम भाव संबंधित अनिष्ट फल देंगे। तो बुध का यहाँ पर मजबूत होना, पॉजिटिवली एस्पेक्टेड और पॉजिटिव कंजंक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति, वृषभ लग्न में बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव यानी कि 8th और 11th लॉर्ड के मालिक बनते हैं यानी कि स्वामी बनते हैं। दोनों ही भाव अनिष्टकारी हैं। अतः गुरु विशेषतः स्वास्थ्य के संबंध में शुभ फल नहीं करेंगे, लेकिन एकादश होने के नाते लाभ अवश्य पहुंचाएंगे। यह सब कुछ जब ही होगा जब गुरु बलवान हो। यदि गुरु निर्बल हुए तो इनकम में हानि, बड़े भाई से हानि, धन का नाश और कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। शुक्र यहाँ लग्नेश और षष्ठेश बनते हैं। लग्नेश शुभ होते हैं, षष्ठेश अशुभ। लेकिन यहाँ शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला यानी कि षष्ठ भाव में पड़ती है। अतः शुक्र कम शुभ फल देते हैं। अतः शुक्र तथा छठा भाव यदि निर्बल होंगे तो धन का लाभ मिलेगा। शनि केंद्र यानी कि दशम और त्रिकोण यानी कि नवम भाव के स्वामी होने के कारण पराशरी नियमों के अनुसार राजयोग कारक अर्थात बहुत धन आदि देने वाले होते हैं। यदि निर्बल हुए तो थोड़ा ही लाभ होता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य तृतीयेश बन जाते हैं। तृतीयेश को अशुभ माना जाता है, अतः मिथुन लग्न के लिए सूर्य ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं। चंद्र, मिथुन लग्न के लिए चंद्र द्वितीयेश यानी कि सेकंड लॉर्ड बन जाते हैं। अतः यदि चंद्र बलवान हुए तो धन देंगे, राज प्राप्ति, और यदि निर्बल हुए तो धन का नाश और रोग देंगे। मंगल, मिथुन लग्न के लिए मंगल षष्ठेश और एकादशेश होते हैं यानी कि 6th और 11th लॉर्ड होते हैं। दोनों भाव चोट और क्षति को पहुंचाने वाले हैं और मंगल स्वयं भी क्षति का कारक है। अतः मंगल विशेष रूप से क्षति देने का काम करते हैं और ज़्यादा शुभ नहीं है। बुध, मिथुन लग्न वालों के लिए बुध चतुर्थेश और लग्नेश भी हैं। चतुर्थेश होने के नाते इनको ज़्यादा शुभ नहीं कहा गया है, परंतु ये साथ साथ लग्नाधिपति भी हैं यानी कि असेंडेंट लॉर्ड भी हैं, तो अंत में परिणाम बहुत ही शुभ फल देते हैं। ये यदि निर्बल हुए तो व्यक्ति जनता का शत्रु होता है और सुखहीन होता है। गुरु, मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु 2 केंद्रों सप्तम तथा दशम के स्वामी बनते हैं। पराशरी नियमों के अनुसार गुरु सर्वथा दोषपूर्ण रहेंगे और षष्ठ यानी कि 6th, अष्टम, 8th, द्वादश, 12th, द्वितीय, सेकंड भावों में निर्बल होकर स्थित होने की अवस्था में स्वास्थ्य के लिए अपनी दशा या भुक्ति में बहुत अनिष्टकारी फल देंगे। लेकिन यदि गुरु बलवान हुए तो राज्य और पार्टनरशिप्स, पति और पत्नी पक्ष से विशेष लाभ दिलवाएंगे। शुक्र, मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश तथा पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। द्वादशेश होने के कारण शुक्र अपनी दूसरी राशि का भाव फल करेंगे अर्थात पंचम भाव का, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि ही पंचम भाव में यहाँ पर आ रही है जो कि तुला है। अतः विद्या का सुख, कंपटीशन में सक्सेस, भाग्य में सुख, बच्चों से सुख, लव रोमांस में सुख आदि प्राप्त करेंगे। और यदि शुक्र निर्बल हुए तो इन्हीं बातों की हानि करवाएंगे। शनि यहाँ अष्टमेश तथा नवमेश बनते हैं। अष्टमेश अशुभ होते हैं और नवमेश शुभ।
परंतु शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में पड़ती है, अतः शनि शुभ फल ही देंगे। यद्यपि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी शुभ फल देंगे। लेकिन शनि का यहाँ पर शुभ युत, शुभ दृष्ट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कर्क लगन के लिए। कर्क लगन के लिए सूर्य द्वितीय अधिपति यानी कि सेकंड लॉर्ड बनते हैं। यदि सूर्य बलवान हुए तो राज्य में अधिकार की प्राप्ति होती है। आँखों यानी आइज के लिए बहुत अच्छा रहता है, धन अच्छा रहता है। और सूर्य यहाँ यदि निर्बल हुए तो फाइनेंशियल लॉसेस यानी धन कम ही अर्जित कर पाता है आदमी, अधिकार की हानि और आँखों में कष्ट प्राप्त होते हैं। चंद्र कर्क लगन के लिए चंद्र लग्नाधिपति यानी कि असेंडेंट लॉर्ड हैं, अतः बहुत शुभ। और अगर ये सूर्य से दूर हुए, शुभ युक्त हुए, शुभ दृष्ट हुए तो और भी बलवान होंगे और बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देंगे। और यदि ये निर्बल हुए तो शरीर में कष्ट, छाती में रोग, ब्लड प्रेशर और अपयश जैसे अनिष्टकारी बातों के रिजल्ट्स देंगे। मंगल कर्क लगन के लिए मंगल बहुत शुभ फल देने वाले राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि केंद्र के और त्रिकोण के मालिक भी बन जाते हैं। लग्न में स्थित नीच के मंगल को भी यहाँ अशुभ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह अपनी एक राशि मेष जो कि दशम भाव में पड़ती है उससे चतुर्थ स्थान में है, और दूसरी राशि वृश्चिक जो कि पंचम स्थान में है वहाँ से नवम स्थान में पड़ते हैं। तो इस कुंडली में नीच के मंगल भी अच्छा नतीजा देते हैं। बुध कर्क लगन के लिए बुध द्वादश तथा तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। द्वादशेश यानी 12th लॉर्ड होने के कारण बुध तृतीय भाव का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण राशि कन्या भी पड़ती है। अतः बुध इस लगन के लिए अशुभ फलदायक है। परंतु बुध यदि यहाँ पर पंचम भाव में हुए, अशुभ युक्त, अशुभ दृष्ट हुए और किसी शुभ प्रभाव में नहीं हुए तो बहुत अच्छी आय देते हैं। बुरे भावों जैसे द्वादश और तृतीय भाव के स्वामियों का निर्बल होना, जैसे कि उन पर पाप प्रभाव की दृष्टि पड़ गई या वो मैलेफिक कंजंक्शन में आ गए, तो इससे क्या होगा, वो उनकी अभाव या दरिद्रता को कम करके उनका नाश करते हैं और ऐश्वर्य की सृष्टि कराते हैं। बृहस्पति कर्क लगन के लिए गुरु या बृहस्पति षष्ठाधिपति और नवमाधिपति होते हैं, यानी कि 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड होते हैं। षष्ठ इतना बुरा नहीं जितना नवम शुभ है, अतः अंतिम परिणाम में गुरु कुछ शुभ फल ही देते हैं। जितने अधिक बलवान होंगे उतनी अधिक आय, राज, धार्मिकता और भाग्य देंगे। यदि निर्बल हुए तो भाग्य में हानि, राज्य की ओर से विरोध, धर्म में विमुखता और भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर करेंगे। शुक्र यहाँ एकादश तथा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ केंद्र का स्वामी होने के कारण शुक्र की नैसर्गिक शुभता थोड़ी कम हो जाती है और एकादशेश होने से यह अंतिम रूप में पाप फल करने वाले हो जाते हैं। परंतु यह पाप फल स्वास्थ्य में देंगे, न कि धन संबंधी। यदि शुक्र निर्बल हो तो धन में हानि ही रहती है। शनि की महादशा में शुक्र और शुक्र की महादशा में शनि की भुक्ति इन लगन वालों को आर्थिक परेशानी देती है। शनि केंद्राधिपति होने के नाते शनि अपनी नैसर्गिक अशुभता छोड़ देते हैं, परंतु शनि अष्टम भाव यानी कि अशुभ भाव के स्वामी भी हैं, तो ये पाप फल ही देते हैं, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ है वो अष्टम भाव में आ रही है। बलवान शनि इस लगन वालों के लिए अपनी दशा भुक्ति में धन के लिए अच्छे फल नहीं देते हैं। इनका सर्वथा निर्बल होना अधिक धन देता है। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन के लिए सूर्य लग्नेश होने से केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी एक साथ बन जाते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं। यदि सूर्य बलवान हुए तो अपनी दशा भुक्ति में बहुत बड़े राज्य, धन, हेल्थ, पॉपुलरिटी देते हैं, और यदि थोड़े भी निर्बल हुए तो थोड़ा सा ही धन, अपमान देते हैं। चंद्र सिंह लगन के लिए चंद्र द्वादशेश बन जाते हैं। द्वादशेश अपने बल के अनुसार यहाँ कार्य करते हैं। अतः चंद्र यदि पक्ष में बल और बलवान हुए तो शुभ प्रभाव में हो तो बहुत धन, मान, यश, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। यदि निर्बल हुए तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एडिशनल एक्सपेंसेस यानी कि बहुत व्यय, अपयश और निर्धनता देते हैं। मंगल सिंह लग्न के लिए मंगल
चतुर्थ केंद्र तथा नवम त्रिकोण के स्वामी होते हैं अतः राजयोग कारक हो जाते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में मंगल धन, मान, पदवी, भाग्य, सुख सब कुछ देते हैं और यदि निर्बल हुए तो यह वस्तुएं अपनी अल्प मात्रा में प्राप्त होती हैं, स्पेशली कि लक रिलेटेड थिंग्स कम हो जाती हैं। बुध, सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ दूसरे भाव में ही आ रही है तो यह द्वितीय भाव का ज़्यादा फल देते हैं, अर्थात स्वास्थ्य के लिए बुरा फल करेंगे। परंतु यदि बलवान हुए तो आय के लिए बहुत अच्छे हैं और यदि निर्बल हुए तो धन की हानि, कुटुंब यानी फैमिली से वियोग, अल्प शिक्षा, माता की बड़ी बहन की हानि और अनिष्ट फल देने वाला होते हैं। गुरु, सिंह लगन के लिए गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु पंचम भाव में पड़ती है अतः गुरु सिंह लगन वालों के लिए अपनी दशा तथा भुक्ति में शुभ फल ही प्रदान करते हैं, विशेषतः जब बलवान हो तब। यदि निर्बल हुए तो भाग्य का नाश, पिता को हानि और अनिष्ट फल देने वाले हो जाते हैं। शुक्र, सिंह लगन के लिए शुक्र तृतीय तथा दशम भाव के स्वामी होते हैं। दशम केंद्र के स्वामी होने के कारण शुक्र अपनी नैसर्गिक सुविधा को कम कर देते हैं और पुनः अशुभ भाव यानी कि तृतीय का स्वामी होकर पाप फल देते हैं। शुक्र का निर्बल होना तथा शुभ युक्त शुभ दृष्टि न होना आर्थिक मामलों में अच्छा है, यानी कि फाइनेंशियल ग्राउंड्स में अच्छा है, परंतु वाइफ की हेल्थ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, छोटी बहन या गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के लिए अच्छा नहीं है। शनि, सिंह लग्न के लिए शनि सप्तम भाव तथा छठे भाव के घरों के स्वामी बन जाते हैं। सप्तम केंद्र का स्वामी होने के कारण इनके शुभता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन षष्ठेश होने के कारण ये पुनः शुभ हो गए। अतः अपनी दशा भुक्ति में शनि रोग और कष्ट देते हैं और धन का नाश करते हैं। अब बढ़ते हैं कन्या लग्न की ओर। कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य द्वादशेश होते हैं, यानी कि 12th हाउस लॉर्ड। ये यदि बलवान हुए, शुभ युक्त हुए अथवा शुभ दृष्ट हुए तो अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे धन, राज्य, स्वास्थ्य। लेकिन यदि निर्बल हुए तो अपनी दशा भुक्ति में आंखों में कष्ट, एडिशनल एक्सपेंसेस यानी कि व्यय देने वाले होते हैं। चंद्र, कन्या लग्न के लिए चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी होते हैं। यदि बलवान हुए तो लाभ देंगे, परंतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकादश भाव अच्छा नहीं गिना गया है। मंगल, कन्या लग्न के लिए मंगल तृतीय तथा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों बुरे भाव हैं, अतः मंगल इस लग्न वालों को अपनी दशा अंतर्दशा में कष्ट देते हैं। बलवान मंगल आयु अवश्य देते हैं, परंतु धन भाव के साथ। निर्बल मंगल धन के लिए उत्तम, परंतु आयु कम करने वाला होगा। दशम स्थान में पड़े हुए मंगल बलवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मंगल अपनी एक राशि मेष से तृतीय भाव और दूसरी राशि वृश्चिक से अष्टम भाव में आ जाते हैं। अतः परिणाम में आयु की हानि करते हैं, परंतु धन के लिए बुरे नहीं होते हैं। धन के लिए इस पर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। बुध, कन्या लग्न वालों के लिए बुध दशमेश तथा लग्नेश होते हैं। दशमेश अर्थात केंद्रेश होने के कारण बुध अपनी नैसर्गिक शुभता को कम करते हैं, परंतु साथ ही ये लग्न के भी स्वामी होते हैं और लग्नेश, केंद्रेश तथा त्रिकोणेश दोनों एक साथ होते हैं। इसलिए बुध के अंतिम परिणाम में बहुत शुभ फल मिलते हैं। बस शर्त यही है कि बुध बलवान होने चाहिए। लग्नेश होने के कारण बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। गुरु, गुरु यहाँ चतुर्थ तथा सप्तम दो केंद्रों के स्वामी होते हैं। अतः गुरु यदि निर्बल होकर स्वास्थ्य की दृष्टि से अशुभ स्थानों में जैसे द्वितीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश में स्थित हो तो बहुत रोग और राज्य विरोध देते हैं। केंद्र में बलवान हुए तो राज, धन, धर्म और ऐश्वर्य देते हैं। शुक्र, शुक्र यहाँ दूसरे तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीयेश होने से यह नवम भाव के ही फल करेंगे। अतः शुक्र अपनी दशा भुक्ति में धन, भाग्य, उन्नति, अधिकार आदि देंगे, परंतु निर्बल होने की अवस्था में धन तथा भाग्य का नाश करने वाले तथा अल्प धनदायक होंगे। शनि,
कन्या लग्न के लिए शनि पंचम तथा षष्ठ 2 स्थानों के स्वामी होते हैं। पंचम लगभग उतना ही अच्छा है जितना कि षष्ठ बुरा, परंतु शनि की मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में पड़ती है, अतः शनि इस लग्न के लिए थोड़ा अशुभ है। यही कारण प्रतीत होता है कि महर्षि पराशर ने शनि को शुभ श्रेणी में नहीं गिना। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं, परंतु यह अशुभता स्वास्थ्य संबंधी होगी, ना कि धन संबंधी। बलवान सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में अच्छी आय, इनकम और प्रताप देंगे। चंद्र तुला लग्न के लिए चंद्र 10th लॉर्ड हैं, यानी कि दशम भाव के स्वामी हैं। एक शुभ ग्रह के केंद्राधिपति होने के नाते चंद्र अपनी नैसर्गिक शुभता को कम कर देते हैं, अतः शुभ फल देने के लिए चंद्र का बलवान होना जरूरी है। मंगल तुला लग्न के लिए मंगल द्वितीय तथा सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं। द्वितीयेश होने के कारण मंगल सप्तमेश रूप से फल देते हैं और सप्तम केंद्र के स्वामी होने से अशुभ नहीं रहते हैं, अतः शुभ प्रभाव में आए तो मंगल शुभ फल देते हैं। 2 मारक स्थानों को स्वामी होने से मंगल निर्बल होकर द्वितीय, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश आदि अनिष्ट स्थानों में हो तो गंभीर रोग देंगे। यह रोग मंगल की दशा अथवा भुक्ति में होगा। बुध तुला लग्न के लिए बुध द्वादश तथा नवम भावों के स्वामी होते हैं। चूंकि द्वादशेश स्थानांतर यानी कि ट्रांसफर का फल देता है, बुध नवमेश के रूप से शुभ फल देगा। भाग्य, धन, राजकृपा, धर्म, परोपकार आदि देंगे। यदि निर्बल हुए तो अचानक भाग्य में हानि करेंगे। बृहस्पति तुला लग्न के लिए बृहस्पति 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड यानी कि तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों स्थान अशुभ हैं, अतः गुरु अशुभ फल देते हैं, परंतु गुरु धन कारक होने के कारण और 2 उपचय स्थानों को स्वामी होने के कारण शुभ फल देते हैं। शुक्र तुला लग्न के लिए शुक्र लग्नाधिपति तथा अष्टमाधिपति यानी कि लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड होते हैं। यद्यपि किसी भी ग्रह का 8th लॉर्ड होना अच्छा नहीं है, यहाँ शुक्र लेकिन लग्न लॉर्ड भी हैं और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी लग्न में पड़ती है, अतः शुक्र यहाँ शुभ फल ही देंगे क्योंकि लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी। शनि केंद्राधिपति चतुर्थेश और त्रिकोणाधिपति पंचमेश होते हैं, अतः अति शुभ फलदायक योग कारक होते हैं। यदि थोड़े भी निर्बल हुए तो शुभ फल को कम करेंगे। अब बढ़ते हैं वृश्चिक लग्न की तरफ। सूर्य वृश्चिक लग्न के लिए दशम भाव के स्वामी होते हैं। एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह के केंद्राधिपति होने से सूर्य की क्रूरता कम होती है, अतः यदि सूर्य थोड़े भी शुभ युक्त शुभ दृष्ट हुए तो अच्छा फल देंगे। यश, पदवी, धन, उन्नति भी देते हैं। यदि निर्बल हुए तो राज्य की ओर यानी गवर्नमेंट की ओर से परेशानी, पिता के धन का नाश और अपयश आदि होता है। चंद्र वृश्चिक लग्न के लिए चंद्र नवमाधिपति यानी कि 9th हाउस लॉर्ड है, अतः थोड़ा से भी बलवान चंद्र शुभ फलदायक होते हैं। निर्बल चंद्र पिता की आयु का नाश करते हैं और भाग्य में हानि करते हैं। मंगल वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लग्नाधिपति और षष्ठाधिपति बनते हैं। यद्यपि षष्ठाधिपति रूप से मंगल अशुभ हैं और इसके लिए इनकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठ स्थान में पड़ती है, परंतु लग्न चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं, अतः मंगल अंतिम परिणाम में थोड़ा शुभ फल ही देते हैं। महर्षि पराशर इसको सम फलदायक मानते हैं यानी कि न्यूट्रल। बुध वृश्चिक लग्न के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। दोनों अशुभ स्थान हैं, अतः बुध अशुभ फल देते हैं, परंतु यह अशुभ फल शरीर संबंधित होता है। बुध यदि बलवान हो तो भी अच्छा है और धन के मामले में अच्छा हो जाते हैं। बृहस्पति वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश है। द्वितीयेश स्थानांतरण का फल करता है, अतः गुरु पंचमेश होकर बहुत शुभ फल देंगे। यदि निर्बल हुए तो पुत्र हानि, भाग्य हानि, विद्या हानि और अनिष्ट फल देंगे। शुक्र वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम तथा द्वादश स्थानों के स्वामी होते हैं। दोनों स्थान भोग से संबंध रखते हैं। ऐसे मनुष्य प्रायः भोगी तथा विलास प्रिय होते हैं। द्वादशेश स्थानांतरण का फल करता है, अतः शुक्र सप्तमेश होकर अर्थात केंद्राधिपति होकर शुभ नहीं रहते हैं। यही कारण है कि महर्षि पराशर ने शुक्र को इस लगन के लिए पापी ग्रह माना है। अतः आर्थिक क्षेत्र में शुभ फल देने के लिए शुक्र का पीड़ित होना आवश्यक है। शनि
इस लग्न के लिए शनि तृतीय तथा चतुर्थ भावों के स्वामी होते हैं। केंद्राधिपति होने के कारण यद्यपि शनि पापी नहीं रहते हैं, तो भी तृतीय भाव का स्वामी होने से पुनः पापी हो जाते हैं। अतः शनि अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल ही देते हैं। इसका सर्वथा पाप प्रभाव होकर निर्बल होना ही आर्थिक दृष्टि से उत्तम है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। सूर्य यहाँ नवमाधिपति होते हैं। सूर्य यहाँ शुभ फल देने वाले, राज्यदायक, धार्मिक, सात्विक, भाग्यशाली और राजकृपा का पात्र बनाते हैं। निर्बल सूर्य पिता की आयु तथा धन को हानि पहुंचाने वाले तथा राज्य से विरोध तथा हानि दिलवाने वाले होते हैं। चंद्र धनु लगने के लिए चंद्र अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। यद्यपि साधारण नियम यही है कि अष्टमेश अशुभ फल करता है, परंतु सूर्य तथा चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। अतः चंद्र बलवान हो तो शुभ फल देने वाले होते हैं। मंगल धनु लग्न के लिए मंगल द्वादश तथा पंचम भाव के स्वामी होते हैं। द्वादशेश क्योंकि स्थानांतरण का फल देते हैं, अतः मंगल पंचमेश होने से बहुत शुभ फल देने वाले होंगे। यदि निर्बल हुए तो पुत्र से हानि, कंपटीशन में सक्सेस नहीं होना और प्रेम प्रसंगों में असफलता मिलती है। बुध धनु लग्न के लिए बुध दो केंद्रों सप्तम तथा दशम के स्वामी होते हैं, अतः इनकी शुभता में कमी आती है और द्वितीय, षष्ठ आदि स्थानों में निर्बल होकर स्थित हों तो रोक देते हैं। यदि बुध बलवान हो तो गवर्नमेंट यानी कि राज दरबार से लाभ होता है और एक अच्छे पार्टनर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति धनु लगन के लिए यद्यपि गुरु चतुर्थ केंद्र के स्वामी होते हैं, इसीलिए इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि साथ ही साथ ये लग्न के भी स्वामी हो जाते हैं। क्योंकि लग्न का स्वामी होना योग कारक होता है, अतः गुरु बहुत शुभ फलदाता है। सुख, धन, जनप्रियता, वाहन आदि के सुख देते हैं। यदि ये निर्बल हुए तो व्यक्ति देश छोड़ देता है और थोड़ा दुखी रहता है। शुक्र धनु लग्न के लिए शुक्र छठे तथा 11वें भाव के स्वामी होते हैं। दोनों बुरे भाव हैं, अतः शुक्र अशुभ फल देंगे, रोग, चोट आदि देते रहते हैं, परंतु बलवान हुए तो लाभ भी अच्छा देते हैं। शनि द्वितीय तथा तृतीय स्थान के स्वामी होते हैं। द्वितीयेश सदा स्थानांतरण का फल करता है, अतः शनि तृतीयेश के रूप में अशुभ फल देते हैं। इनका सर्वथा निर्बल होना ही अच्छा धनदायक योग बनाता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए सूर्य अष्टमाधिपति होते हैं। सूर्य को अष्टमाधिपति होने का दोष नहीं लगता है, अतः सूर्य शुभ फल करते हैं। हाँ, यदि सूर्य निर्बल हुए तो धन तथा आयु की हानि करते हैं। चंद्र मकर लग्न के लिए चंद्र सप्तमेश होते हैं। केंद्राधिपति होकर चंद्र शुभ नहीं रहते हैं, अतः इनका निर्बल होना शुभ फलदायक रहता है। मंगल मकर लग्न के लिए मंगल एकादश तथा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। केंद्राधिपति होकर यद्यपि मंगल अशुभ नहीं रहते हैं, तो भी एकादशपति यानी 11th लॉर्ड होने से पुनः पापी संज्ञा देने वाले हो जाते हैं और रोक देते हैं। हाँ, बलवान होने की दशा में मंगल आय के लिए अनिष्ट फल नहीं करते हैं और आय के लिए अच्छे हो जाते हैं। बुध मकर लग्न के लिए बुध षष्ठ तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि नवम, जो कि एक शुभ स्थान है, इसमें पड़ती है। षष्ठ भाव में ये इतने अशुभ नहीं है जितना कि नवम भाव में शुभ है, अतः बुध शुभ फल देने वाले होंगे। यदि निर्बल हुए तो भाग्य में शत्रुओं द्वारा हानि, पिता को हानि और अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति मकर लगन के लिए बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश होते हैं। द्वादशेश स्थानांतरण का फल देते हैं, अतः गुरु तृतीय भाव का फल करेंगे। अशुभ प्रभाव में निर्धनता आदि देंगे। शुक्र मकर लग्न के लिए शुक्र पंचम तथा दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं। एक त्रिकोण है और दूसरा केंद्र, अतः शुक्र योग कारक हो जाते हैं और थोड़े भी बली हुए तो शुभ फल, धन, भाग्य, विद्या, राज्य आदि देते हैं। शनि मकर लग्न के लिए शनि लग्नेश तथा द्वितीयेश होते हैं। द्वितीयेश स्थानांतरण का फल देता है, अतः शनि लग्न का फल करेंगे। लग्नेश तो सदा शुभ फल करता ही है, अतः शनि बहुत अच्छे फल देंगे। कुंभ लग्न
कुंभ लग्न के लिए सूर्य सप्तमेश अर्थात केंद्र के स्वामी बनते हैं अतः अशुभ नहीं रहते हैं, और यदि थोड़े भी शुभ प्रभाव में हुए तो सूर्य शुभ फल देते हैं। चंद्रमा षष्ठेश होते हैं अतः बहुत अशुभ हैं। मंगल दशम तथा तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। केंद्र का स्वामी होने के कारण मंगल में इसकी नैसर्गिक अशुभता नहीं रहती है, परंतु मंगल पुनः थर्ड हाउस लॉर्ड यानी कि तृतीय भाव के स्वामी हैं। यह पुनः पाप फल देने वाले बन जाते हैं। मंगल का सर्वथा निर्बल तथा पाप प्रभाव में होना आर्थिक दृष्टि के लिए बहुत शुभ माना गया है। बुध कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टमेश तथा पंचमेश होते हैं। अष्टम भाव की अशुभता पंचम भाव की शुभता से निश्चित अधिक है, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ती है, अतः बुध थोड़ा अशुभ फल ही देंगे। पराशर ने इनको सम फलदायक माना है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि जहाँ तक धन पक्ष का संबंध है, बुध का निर्बल होना अच्छा ही है। हाँ, निर्बल बुध शरीर को गंभीर रोग भी दे सकता है। गुरु यहाँ गुरु द्वितीय तथा एकादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीयेश सदा स्थानांतरण का फल करते हैं, अतः गुरु एकादशेश रूप से अशुभ गिने गए हैं, परंतु यह अशुभता शरीर के लिए अर्थात रोगदायक है, आय और इनकम के लिए नहीं। अतः बलवान गुरु बहुत अच्छा धन देंगे। शुक्र केंद्र चतुर्थ तथा त्रिकोण नवम भाव के स्वामी हैं, अतः योगप्रद हैं, अर्थात धन मान पदवी विद्या राज्य सुख ये सब देते हैं, परंतु यह निर्बल हुए तो ग्रह आदि से वंचित दुखी तथा भाग्यहीन बनाते हैं। शनि द्वादशेश तथा लग्नेश हैं। द्वादशेश स्थानांतर का फल देते हैं, अतः लग्न का फल देंगे, अर्थात धन यश आदि देंगे। क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि प्रथम भाव यानी लग्न में पड़ती है, अतः शनि अति शुभ फलदायक है। अब बात करते हैं मीन लग्न की। सूर्य मीन लग्न के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं, अतः पाप फल देते हैं, लेकिन सूर्य होने के नाते धन आदि के विषय में सूर्य अधिक अशुभ फल नहीं देते हैं। चंद्र मीन लग्न के लिए चंद्र पंचमेश हैं। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बहुत शुभ फल करेंगे। यदि निर्बल हुए तो पुत्रों का नाश भाग्य तथा धन नाश करेंगे। मंगल मीन लग्न के लिए मंगल द्वितीयेश तथा नवमेश है। द्वितीयेश स्थानांतरण का फल देते हैं, अतः मंगल नवम भाव का शुभ फल देंगे। धर्म में रुचि भाग्य में उन्नति राज्य के धन प्राप्ति आदि करेंगे। यदि निर्बल हुए तो राज्य के कारण धन का नाश कुटुंब का कारण भाग्य में हानि पिता द्वारा धन का नाश आदि फल देंगे। बुध मीन लग्न के लिए बुध सप्तम तथा चतुर्थेश दो केंद्रों के स्वामी होते हैं, तो ये थोड़ा रोग और कष्ट भी देते हैं। ग्रह वाहन सुख का नाश करते हैं। यदि बलवान हुए तो जनप्रियता माता वाहन गाड़ी ग्रह आदि का सुख देते हैं। गुरु मीन लगन के लिए यद्यपि गुरु दशम केंद्र के स्वामी होते हैं तो भी लग्नेश होने के कारण बहुत शुभ फल देते हैं। बलवान गुरु यश स्वास्थ्य सुख राज्य आदि शुभ वस्तुओं की प्राप्ति करवाते हैं। यदि गुरु निर्बल हुए तो राज्य हानि धन हानि और दुख आदि जैसे नतीजे देते हैं। शुक्र मीन लग्न के लिए शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश बनते हैं, दोनों अशुभ स्थान हैं, अतः शुक्र अशुभ ग्रह हैं। इनका नितांत निर्बल होना ही धन के लिए अच्छा माना गया है, परंतु निर्बल शुक्र आयु को क्षीण करेगा क्योंकि अष्टम तथा तृतीय भावों से स्वामी है। शनि मीन लग्न के लिए शनि 11वें तथा 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, अतः शनि अशुभ गिने गए हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिए न कि धन के लिए। बलवान शनि अपनी दशा भुक्ति में व्यय के साथ साथ अच्छा धन लाभ भी देते हैं। तो दर्शकों, ये था विभिन्न लग्नों और उनमें सारे ग्रहों की दशाओं के रिजल्ट्स के बारे में। एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि ये जनरल यानी कि सामान्य रिजल्ट्स हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी गरिमा यानी कि डिग्निटी सटीक नतीजे बताती है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कांटेक्ट करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को देखिए। धन्यवाद।